श्री धनंजय महादिक जी, आपने मुझे यूनियन बजट 2017 पे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये पहला बजट हो रहा है। देश की जनता को बहुत अपेक्षाएं इस बजट से थी, लेकिन मुझे लगता है ये बजट अप टू द मार्क नहीं था। थोड़ा बहुत मैं सरकार को सराहना चाहूंगा, क्योंकि इस बजट में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हेल्थ पे ध्यान दिया है, मिल्क इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, युवा, महिला, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात बहुत अच्छे से हुई है। साथ ही में जो इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख से 5 लाख का जो इनकम टैक्स भरने का जो मौका था, उसमें 12,500 की राहत भी दी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम, ऐसा ये बजट है। क्योंकि अध्यक्ष जी, इसमें और एक बात और कह सकते हैं कि थोड़ा है बहुत की जरूरत है। दुनिया का कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, जो झोपड़े में रहता हो, या कोई अमीर, करोड़पति, अरबपति हो जो महलों में रहता हो, उसे अध्यक्ष जी दिन में 2 वक्त रोटी की जरूरत होती है। और जो अनाज पैदा करता है वो किसान, थोड़ा सा इस बजट से इसको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष जी, बजट में किसानों को 10 लाख करोड़ ऋण की बात की गई है, घोषणा की गई है। 1 लाख करोड़ रुपया माइक्रो इरिगेशन के लिए भी अलॉट किया गया है। कल ही मैंने एक स्टार क्वेश्चन कृषि मंत्री जी से पूछा था, जिसमें हमने ये पूछा था कि देश में 2014 और 2015 में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। तो जवाब ये मिला है अध्यक्ष जी कि 2014 में 5,650 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि 2015 में ये बढ़ के 8,007 हो चुका है अध्यक्ष जी। मतलब तकरीबन 41% वृद्धि किसानों की आत्महत्याओं में हुई है। और इसका कारण भी दिया गया है कि किसानों का दिवालियापन और ऋणग्रस्तता की वजह से ये आत्महत्याएं हुई है। और महाराष्ट्र में और भी बदतर हालत है, क्योंकि महाराष्ट्र के किसान और ज्यादा संकट में हैं पिछले 2-3 साल की जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से। ऊपर से और 10 लाख करोड़ ऋण की बात इस सरकार ने की है। अध्यक्ष जी, हमको ये समझना होगा कि ये कर्ज की वजह से जो किसान आत्महत्या करते हैं, उन्हें सिर्फ सब्सिडी जो दी जा रही है वो सब्सिडी उनके हाथ में नहीं आती है। क्योंकि आप ये देखिए, फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दी जाती है। माइक्रो इरिगेशन में जो सब्सिडी दी जाती है, जो ड्रिप इरिगेशन होता है, वो उस इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलता है। एमएससीबी का जो लाइट बिल है, उसमें जो उनको कटौती दी जाती है या सब्सिडी दी जाती है, वो भी एमएससीबी को जाती है। मतलब कुल मिला के किसानों के हाथ में इसका कुछ भी फायदा इसको नहीं मिलता है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात हुई अध्यक्ष जी, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस किसका होता है? जो बैंक से लोन लेगा उसका क्रॉप का इंश्योरेंस होगा। मतलब जब भी कोई नैसर्गिक विपदा आती है तो उसका लाभ उस बैंक को होगा। तकरीबन बैंकों को मजबूत करने वाला ये बजट है, ऐसे हमको लगता है। अध्यक्ष जी, नैसर्गिक विपदा की वजह से पिछले 3 सालों से किसान सकते में है, परेशान है। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि किसानों को माइक्रो इरिगेशन के लिए 100% सब्सिडी दी जानी चाहिए, तभी ये मुमकिन हो पाएगा, ऐसे मुझे लगता है। जो देश में हमारा क्रॉप यील्ड होता है उसमें सिर्फ 40% हम सक्सेसफुल है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम 100% क्रॉप में सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो एमएसपी की बात मेरे सभी सांसद भाइयों ने इसकी बात की है, ये एमएसपी की बात कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन आज तक हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे। मिनिमम गारंटी उसके फसल के लिए होना जरूरी है, इस पे भी विचार होने की जरूरत है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा। और अध्यक्ष जी, जो किसान को सब्सिडी दी जाती है वो डायरेक्ट उनको मिलनी चाहिए, ना कि और कंपनियों को मिलनी चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस भी किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने मेहनत से, पसीने से ये सब सिंचाई करता है, तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। शुगर इंडस्ट्री के बारे में और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के बारे में इस बजट में कोई बात नहीं हुई। मैंने जैसे बताया कि पिछले 3 सालों से शुगर इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सख्ते में है। हम माननीय मंत्री जी से मिले थे,
कि शुगर इंडस्ट्री को कोई लोन वेवर हमने नहीं मांगा था। बस जो लोन्स कोऑपरेटिव सेक्टर में है सर, उसको हमने रीशेड्यूल की बात की थी। अभी सभी फैक्ट्रियां तकरीबन 50-60% प्रतिशत फैक्ट्रियां आज बंद है, जो वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पा रही है। एफआरपी का जो बंधन है उसके वजह से बाहर से उन्होंने लोन लिया है और इस वजह से सभी इंडस्ट्री परेशान है। मिल्क इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री दोनों डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत ही तकलीफ में आ चुकी है। तो इसके बारे में भी कोई जरूरत, उसमें कदम उठाने की जरूरत है। तकरीबन अगर किसानों को अगर राहत दिलानी है तो हमको पूरा लोन वेवर, पूरा कर्जा माफ करना, यही एक इस पे सोल्यूशन हो सकता है, ये मैं समझता हूं। अध्यक्ष जी, इसमें और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी आपने गवर्नमेंट की जो गारंटी है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ की है, जो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है इंडस्ट्री में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है, वो पिछले 2-3 साल से वो भी सभी इंडस्ट्रीज रिसेशन में चल रही है। और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो एमएसएमई की लाइट, जो बिजली उनको लगती है, उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। जब अगर हमको इन इंडस्ट्रीज को ऊर्जित अवस्था में लाना है तो इनको इस इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ी बहुत रियायत देनी पड़ेगी, तभी ये इंडस्ट्रीज जिंदा रह पाएंगी। नैसर्गिक विपदा की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कोई देश में नहीं बढ़ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बढ़ रही है, और इसकी वजह से एक परिणाम यह हो रहा है कि जॉब गारंटी बंद हो चुकी है, जॉब क्रिएशन बंद हो चुका है। अध्यक्ष जी, हर साल इस श्रम बाजार में तकरीबन 1 करोड़ नौजवान इस बाजार में आते हैं नौकरी के लिए, लेकिन सर्वे के अनुसार सिर्फ 1,03,000 लोगों को नौकरी मिलती है, ऐसा यह सर्वे हुआ है। तो उसके बारे में इस बजट में कोई प्रोविजन, बस 2 मिनट लूंगा अध्यक्ष जी, इसके बारे में यह प्रोविजन इसमें नहीं है। अध्यक्ष जी, हाउसिंग में भी थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रोविजन मंत्री जी ने किया है, लेकिन 2-3 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियां जो है उनका टैक्स अभी घटाकर 25% कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या फिर एलएलपी जो है, उनमें भी 25% इनकम टैक्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी एक ही सेक्टर के अंडर सर आता है। तो इसके बारे में भी आप विचार करेंगे तो ये, जैसे हमको कई सारे लोग इसमें ये इनकम टैक्स सेक्टर में लाना है, तो इसको देखने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन लाइन और डेवलपर्स में भी एक बहुत ही अजीब नई सूचना हुई है कि जो किसी बिल्डर ने 50 फ्लैट बांधे हैं, उसमें से अगर वो 25 फ्लैट बेचता है और 25 फ्लैट का वो कंप्लीशन लेता है, तो उसको वो 25 फ्लैट उसने रेंट पे दिए समझ के वो सारे रेंट का टैक्स उस पे लगेगा। तो ये बहुत गलत बात है। जब तक उसकी पूरी फ्लैट्स की बिक्री नहीं होगी तो वो इनकम टैक्स नहीं भर पाएगा। बस आधा मिनट लूंगा अध्यक्ष। तो इसके बारे में आप सोचने की जरूरत है। हाउसिंग लोन और जो सेकेंड होम की जो प्रोविजन थी, जिसपे 2 लाख रुपया इंटरेस्ट में रिबेट मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है। तो कोई आदमी, इंसान अब दूसरा घर लेता है तो उसको भी 2 लाख रुपए का जो पहले जैसा था वैसे ही इंटरेस्ट रिबेट मिलना चाहिए। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा। डिमोनेटाइजेशन की बात हुई, सबने, हमारे अध्यक्ष पवार साहब ने भी इसकी सराहना की है, हम आपके साथ है। लेकिन इसमें ब्लैक मनी कितना जमा हुआ, इसकी कोई घोषणा आज तक नहीं हो पाई है। हमारा देश बड़ा है, 125 करोड़ लोग यहाँ पे हैं। ओलंपिक में हमने कोई मेडल नहीं लाया, इसलिए सभी लोग उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल लाने के लिए कोई फैक्ट्री में लोग नहीं बनते। जब वो बच्चा छोटा होता है, 6 साल का होता है, तब से उसको तैयार करने की जरूरत होती है। उसके लिए स्पोर्ट्स में भी कोई प्रोविजन ये बजट में हमको नजर नहीं आ रही है, तो इसमें भी करने की जरूरत है। एमपी लैड्स बढ़ाने की बात सभी सांसदों ने की है, तो उसमें भी वो एमपी लैड भी 25 करोड़ करने की जरूरत है। नए कोई घोषणा, जैसे नए डैम्स, नए कॉलेजेस और नए हॉस्पिटल्स, सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स दिए गए एम्स के गुजरात और झारखंड में, तो नए हॉस्पिटल्स देने की भी जरूरत अध्यक्ष जी है। और ग्रामीण क्षेत्र में एक लास्ट पॉइंट है मेरा अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्र में अभी महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव है उनके अंदर जो रोड्स है वो बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, एमपी लोगों को कोई बजट नहीं देता है। तो मैं आपसे डिमांड करूंगा, आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको भी जहां वहां पे एक 25-15 करके एक स्कीम है, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे गांव में भी रोड्स बनाने के लिए एमपी लोगों को फंड दिया जाए। मैं बस यही इन सब बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद।